नमस्कार भैया बहन, मैं आचार्य धर्मेंद्र सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध भौदेपुर सीतामढ़ी से। तो हम लोग पढ़ रहे थे अर्थशास्त्र का दूसरा अध्याय संसाधन के रूप में लोग। तो इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पूर्व हम लोग पिछले क्लास में संसाधन के रूप में लोग के बारे में जो कुछ भी पढ़ा है उसको 5 मिनट में एक संक्षेप में देखते हैं। तो अब देखते हैं कि जो संसाधन है ना, वो प्रथम अध्याय में जो 4 संसाधन थे हमारे, उसमें से आपने भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को पढ़ा। ये दूसरा जो अध्याय है, यहाँ पे जो चौथा संसाधन है जिसको वहाँ पे मानव पूंजी बोला गया है, उसका इस अध्याय में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उस पर जो जनसंख्या है ना, वो किस रूप में है। तो अभी मैक्सिमम जो जनसंख्या है वो हमारे देश पर दायित्व के रूप में है, लेकिन हम लोग अभी जो हमारी जनसंख्या है उसको दायित्व के रूप में न पढ़ करके हम इसे संपत्ति के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश कर दिया जाता है तो वही जो जनसंख्या, किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है वही मानव पूंजी में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। तो वही जनसंख्या जो है हमारी मानव पूंजी में परिवर्तित हो जाती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद से हमारा तात्पर्य पूरा जो देश होता है, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं, जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा जो कुछ भी उत्पादित किया जाता है, चाहे वो किसी वस्तु का निर्माण हो या फिर किसी सेवाओं को प्रदान करने का हो, तो वो सारे कार्य हमारे सकल घरेलू उत्पाद में आते हैं। ठीक है। उसका जो भी मूल्य होता है उन सेवाओं का, उस वस्तु का समग्र रूप से उनको जोड़ दिया जाए तो वही हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाएगा। ठीक है। तो जो मानव संसाधन है हमारा, वह भी अन्य संसाधनों के जैसा ही है। ठीक है। तो यहाँ पर जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो हमारा प्रशिक्षण है वह किसी व्यक्ति को जितनी ज़्यादा मात्रा में मिलेगा वो उतनी ही तेज़ गति से विकास करेगा और वह उतना ही ज़्यादा योग्य मानव पूंजी बन पाएगा। ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग मानव पूंजी ज़्यादा अच्छा मानव पूंजी नहीं बन पाए उनके लिए कोई रोज़गार के अवसर नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो यहाँ पर जो व्यक्ति अपना शिक्षा और स्वास्थ्य और प्रशिक्षण पर ज़्यादा निवेश करेगा, जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा आय का अर्जन भी करेगा। तो उसके आय के अर्जन में जो अन्य लोग हैं वह भी सपोर्ट के रूप में काम करेंगे और वो ज़्यादा आय प्रदान करने वाला जो व्यक्ति है उनको सहयोग प्रदान करेगा। वो अपने परिवार के लोगों को सहयोग प्रदान कर सकता है, समाज के लोगों को सहयोग प्रदान कर सकता है ना। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि जो एक डॉक्टर हैं या कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, तो उसके यहाँ बहुत सारे नौकर, ड्राइवर, माली, चपरासी, गेटकीपर आदि लोग कार्य करते हैं। ठीक है। तो वो अकेला सारा कार्य नहीं कर सकता, उसको सहयोग की आवश्यकता होती है। तो छोटे छोटे जो कार्य होते हैं उसके लिए वो अन्य लोगों की सहायता लेता है, बदले में उन्हें क्या करता है, मजदूरी या कोई पारिश्रमिक उनको प्रदान करता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे उच्च आय से क्या होता है, जो अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ लोग को ही लाभ नहीं होता है, बल्कि समाज के अन्य लोगों को भी अप्रत्यक्ष तरीके से लाभ होता है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो मानव पूंजी है वो सबसे श्रेष्ठ पूंजी है। दूसरा कारण क्या हो जाएगा मानव पूंजी के श्रेष्ठ होने का? तो यहाँ पर मानव ही एक ऐसा संसाधन है जो अन्य संसाधनों का उपयोग बखूबी कर सकता है। उसके पास जो ज्ञान है, जो कौशल है, जो उसने प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा है, उसके आधार पर ही वह अपने पास उपलब्ध जो अन्य संसाधन है उसका दोहन करके तेज़ गति से आगे बढ़ सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर
लेकिन यहाँ अपने भारत देश की अगर बात की जाए तो भारत में शुरू से कई दशकों से जो यहाँ की जनसंख्या है उसको संपत्ति के रूप में ना देख करके दायित्व के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो वो दायित्व जो जनसंख्या है भारत की, वो दायित्व न रहे, इसके लिए जो सरकारें हैं उनको क्या करना होगा कि यहाँ के लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा, इनको स्वस्थ रखना पड़ेगा, इनको प्रशिक्षण प्रदान करना पड़ेगा, है ना, आधुनिक प्रौद्योगिकी पर खर्च करना पड़ेगा, है ना, और बहुत सारे वैज्ञानिक अनुसंधान भी करने होंगे, तब जा कर के हमारे यहाँ जो मानव पूंजी है हमारे यहाँ जो जनसंख्या है वो मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित हो सकती है। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए आइए जो दो कहानी है, एक शकल की कहानी और दूसरा बिलास की कहानी, इस पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि इन दोनों कहानियों में क्या है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं जो शकल की कहानी है, इसमें दो मित्र बिलास और शकल एक ही गांव सेमपुर में रहते थे। ठीक है, शकल की आयु कितनी है, 12 वर्ष है, और उसकी माँ शीला जो है घर का काम देखती है। उसके पिताजी जो बूटा चौधरी है खेत में काम करते हैं। शकल घर के काम में अपनी माँ की मदद करता है और उसका जो छोटा भाई जीतू है और जो बहन सीतू है उसकी भी देखभाल करता है। शकल का एक चाचा है ना, जिसका नाम श्याम है, वो मैट्रिक परीक्षा पास करी है लेकिन उसको अभी भी कोई रोज़गार नहीं मिला, जिसके कारण वो बेकार घर पर बैठा है। ठीक है, और जो बूटा और शीला जो कि शकल की माँ है, वो चाहते हैं कि जो मेरा बेटा शकल है वो पढ़े लिखे, तो उसी क्रम में उन्होंने अपने बेटे का नाम गांव के ही एक स्कूल में लिखवाने पर जोड़ देते हैं और उसको उस स्कूल में शीघ्र ही प्रवेश मिल जाता है और वो पढ़ना शुरू करता है। पढ़ते पढ़ते वो उच्चतर माध्यमिक यानी कि +2 की परीक्षा पास कर लेता है ना, और जैसे परीक्षा पास करता है तो उसके पिता उसकी पढ़ाई जारी रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और उसका एडमिशन कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में करवा देते हैं और एडमिशन कराने के लिए उनको दूसरे से कर्ज लेना पड़ता है। ठीक है, शकल क्या था, प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े उत्साह और लगन से उस कोर्स को पूरा किया। कोर्स पूरा करने के पश्चात कुछ समय पश्चात उसको प्राइवेट फर्म में एक नौकरी मिल गई। ठीक है, तो नई नौकरी मिलने के क्रम में उसने एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया और वो जो सॉफ्टवेयर था उस फर्म की बिक्री बढ़ाने में सहायता करती है। ठीक है ना, वो जो सॉफ्टवेयर है वो फर्म की बिक्री को बढ़ाने में सहायता करती है। तो उसके बॉस उसकी सेवा से खुश हो जाते हैं और उसको प्रोन्नति दे देते हैं ना, उसका यानी कि प्रमोशन हो जाता है। प्रोन्नति होता है तो उसका ओहदा बढ़ जाता है और साथ ही साथ वेतन भी उसको अब ज़्यादा मिलने लगता है पूर्व से। वहीं आइए बिलास की कहानी देखते हैं। यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो बिलास है वो बैठा हुआ है, उसकी माँ है, उसके पिताजी हैं। ठीक है ना, और उसका एक छोटा भाई भी है। ये बिलास की कहानी देखते हैं। जो बिलास है वो भी सेमापुर गांव का ही रहने वाला है और उसका जो उम्र है वो 11 वर्ष है। ठीक है, शकल जो है गांव में ही रहता है और जो बिलास के पिता महेश हैं वो एक मछुआरे थे। लेकिन हुआ क्या कि जब बिलास 2 वर्ष का था तभी उसके पिता का देहांत हो गया। ठीक है, अब उसकी माँ जो गीता थी अब मछलियाँ बेचकर अपने परिवार को पाल पोस रही थी। ठीक है, वो क्या करती थी, तालाब जो जमींदार था गांव का उसके तालाब से मछलियाँ खरीदती और निकट का जो बाज़ार था वहाँ ले जा करके बेचती थी। ठीक है, मछलियाँ बेच करके वो एक दिन में लगभग 150 रुपये कमा पाती थी। ठीक है, पुराने वाले बुक में हो सकता है वो 20-30 रुपये दिया हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नया प्रिंट है 19-20 का, तो इसमें आपको 150 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, उस पर विशेष आपको ध्यान नहीं देना है, बस कहानी को समझना है। उसके बाद क्या होता है कि जो बिलास है वो गठिया से ग्रसित हो जाता है, यानी गठिया का रोगी बन जाता है। अब उसके माँ के पास उतना पैसा नहीं रहता है ना, उसके माँ के पास पैसा नहीं रहने के कारण वो किसी डॉक्टर से उसका इलाज नहीं करवा पाती है और वो बेचारा जो बिलास है वो स्कूल भी नहीं जा पा रहा है। ठीक है, जो बिलास है वो स्कूल भी नहीं जा पा रहा है ना, अब स्कूल नहीं जा पा रहा है और उसका जो रुचि है पढ़ने में भी नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो माँ है उसको खाना पकाने में मदद करता है और अपना जो उसका छोटा भाई एक मोहन था उसकी देखभाल करता है।
ठीक है। कुछ समय के पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई। अब उसकी माँ को क्या देखभाल करने वाला कोई नहीं था। बिलास तो गठिया से ग्रसित है ना, तो परिवार में उसकी सहायता करने वाला अब कोई नहीं था। तो बिलास भी अब क्या हो गया, उसी गाँव में मछलियाँ बेचने के लिए बाध्य हो गया। मजबूरी है भाई उसकी। अगर माँ पहले कमाती थी, माँ बीमार पड़ गई तो घर में पैसा कैसे आएगा, उतना पैसा भी नहीं है कि वो माँ का इलाज करे या अपना इलाज करवा सके। तो फिर वो क्या करने लगा, मछलियाँ बेचने का ही कार्य करने के लिए बाध्य हो गया। ठीक है। अब अपनी माँ की तरह भी वह भी कम ही कमा पाता है। ठीक है। तो इन दोनों ये जो दोनों कहानी हैं, इन दोनों कहानियों के अध्ययन को जब आप करने के बाद से जब आप इन दोनों के बीच तुलना करते हैं तो आप देखते हैं कि शकल जो है वो स्कूल जाता है ना, और बिलास स्कूल नहीं जाता। ठीक है। शकल जो है वो हष्ट पुष्ट यानी कि स्वस्थ है और उसको बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन बिलास जो है वो गठिया का रोगी बन जाता है और उसके पास डॉक्टर के पास जाने का कोई साधन नहीं होता है, पैसे नहीं होते। शकल वहीं पर कंप्यूटर की डिग्री प्राप्त करता है और शकल को नौकरी भी मिल जाती है और उसको प्रमोशन भी मिलता है। लेकिन बिलास वही काम करता है जो उसकी माँ करती थी, है ना। अब वो माँ के जैसे ही अपने परिवार के पालन पोषण में लगा हुआ है, लेकिन वो इतना नहीं कमा पाता है कि ठीक से उनके घर का खर्च चल सके। ठीक है ना। शकल के मामले में अगर देखा जाए तो कई वर्ष की शिक्षा जो है उसके श्रम की गुणवत्ता को बढ़ा देती है ना। और उसकी जब गुणवत्ता बढ़ जाती है तो उसकी उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है, यानी कि अब वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। ठीक है ना। और कुल यहाँ तक कि जब उसकी उत्पादकता बढ़ती है तो जो देश की कुल उत्पादकता है उसमें भी वृद्धि होती है। ठीक है। तो यहाँ पर उसकी किसी व्यक्ति के अगर आय का स्तर में अगर वृद्धि होता है तो देश की भी जो वृद्धि होती है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद उसमें भी वृद्धि होती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो व्यक्तियों को जो भी कोई काम करता है उसको या तो वेतन दिया जाता है या उसके पसंद के किसी दूसरे प्रतिफल को उसको दे दिया जाता है। वो प्रतिफल बहुत रूप में हो सकता है, लैंड, बिल्डिंग, घर, गाड़ी, कुछ भी हो सकता है ना, वो उसको दिया जाता है। ठीक है ना। तो यहीं पर जो बिलास था उसका आरंभिक जीवन में ही उसको न तो शिक्षा मिला और न ही स्वास्थ्य मिला। ठीक है। अब वो अपनी माँ की ही भांति मछलियाँ बेचने के लिए बाध्य हो गया। और वहीं पर अब जो शकल था वो उसके जो पिताजी या जो माँ घर का कार्य करती थी, पिताजी खेतों में कार्य करते थे, अब शकल को उससे मुक्ति मिल गई है। अब वो आराम से ऑफिस में जा कर के काम करता है और उनसे ज़्यादा कमाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मानव संसाधन है ना, मानव संसाधन में अगर शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं का निवेश किया जाए तो भविष्य में उससे उच्च प्रतिफल प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि प्रतिफल का मतलब होता है कंसिडरेशन। ठीक है। कंसिडरेशन मीन्स जो भी आपने कोई काम किया हुआ है और उसके बदले में जो आपको मिले वही प्रतिफल कहलाता है। ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पर भी चिकित्सा और सेवा में जो निवेश होता है यह निवेश भी भूमि और पूंजी में निवेश के जैसा ही होता है। ठीक है। जिस तरह से आप भूमि और पूंजी में निवेश करते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, उसी तरह से शिक्षा और चिकित्सा का भी निवेश होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो एक बच्चा होता है अगर उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है तो भविष्य में वो उच्च आय प्राप्त करने में सक्षम होता है और समाज के विकास में बृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ और देखा गया है कि जो शिक्षित माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं, स्वास्थ्य पर भी अधिक निवेश करते हैं। लेकिन वहीं पर जो कमज़ोर परिवार के माँ बाप होते हैं, गरीब परिवार के माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर उतना विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है ना। क्योंकि वो स्वयं भी अशिक्षित होते हैं और अस्वच्छता और सुविधा बहुत तरह के सुविधाओं से वंचित रहने के कारण उनके बच्चे भी उसी दुष्चक्र के शिकार हो जाते हैं। और माँ बाप जो गरीब माँ बाप होते हैं वो वही दुष्चक्र अपने बच्चों के लिए भी सृजित कर देते हैं और उनको भी बहुत सारी सुविधाओं से
वंचित रखते हैं। ठीक है, तो यहीं पर आप देखिए कि एक दूसरा उदाहरण लीजिए कि जो जापान है आज वो एक विकसित देश है, लेकिन वो विकसित कैसे बन गया? उसके पास किसी भी तरह की कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं है ना, लेकिन फिर भी वो आज के डेट में काफ़ी विकसित है। ठीक है ना, तो उसने क्या किया, उसने अपने देश के लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य तथा प्रशिक्षण जैसे मूलभूत चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया, जिसके कारण वहाँ के लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए, ज़्यादा ज्ञानवान हो गए और उसका उपयोग, उन ज्ञान का उपयोग उन्होंने अपने लिए किया। और जैसे ही आप अपना विकास करते हैं तो परोक्ष रूप से अपने कंट्री का भी विकास होने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो जापान है वो प्रौद्योगिकी और कुशलता के दम पर एक विकसित राष्ट्र बन गया। ठीक है जी, तो यहाँ आज यहीं तक रहने देते हैं। अगले कक्षा में हम लोग देखेंगे दूसरा टॉपिक जो है पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। पुरुष और जो महिलाएं हैं उनकी आर्थिक क्रियाकलाप क्या क्या होती हैं उसको हम लोग देखेंगे। आप इस अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा एक बार इसका रिवीजन कर लेंगे, एक बार आप रीडिंग कर लेंगे, इसको पढ़ लेंगे। और कोई भी अगर मुश्किल आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, या तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझको कॉल भी करके पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।